क्या जॉन मॉक्सली ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट विंटर इज कमिंग में अपना टाइटल केनी ओमेगा के अगेंस्ट हार जाएंगे? वेडनेसडे नाइट वॉर्स की रेटिंग्स पिछले हफ्ते की जो आ गई है उसने सबको चौंका के रख दिया है। क्या केनी ओमेगा एक मैच चाहते हैं अगेंस्ट सेथ रॉलिंस और रेट्रीब्यूशन फैक्शन क्या अब फाइनली खत्म होने वाली है? ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया एंड वेलकम बैक टू दिस न्यूज़ वीडियो। और हम स्टार्ट करते हैं वेडनेसडे नाइट वॉर्स की रेटिंग से। मैंने आपको कहा था कि रेटिंग इस हफ्ते हमें जानने को मिलेगी और फाइनली नंबर्स आ चुके हैं। सबसे पहले AEW डायनामाइट की हम बात करते हैं तो 7,10,000 व्यूअर्स थे और 18 से 49 डेमोग्राफिक में इनकी रेटिंग थी 2,60,000 व्यूअर्स की। और NXT ने गाइज यहाँ पे बीट कर दिया है AEW डायनामाइट को, क्योंकि उनके व्यूअर्स थे 7,12,000 और 18 to 49 वाले डेमोग्राफिक में NXT नहीं जीती क्योंकि उनकी रेटिंग थी 2 लाख व्यूअर्स की। तो यहाँ पे हम ओवरऑल बात करें तो 2000 व्यूअर्स से NXT ने AEW को हरा दिया है और ये अच्छी बात है क्योंकि वॉर गेम्स के लिए वो जो बिल्ड कर रहे हैं इसका मतलब है वो कहीं कहीं काम कर रही है। अगर AEW से शो बहुत अच्छा नहीं था तो एटलीस्ट सेम लेवल का था और रेटिंग्स इस बात को प्रूव करती हैं। और आने वाला है जो हफ्ता है फिर से एक बार इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन सा शो बेटर परफॉर्म करता है। अब इन्हीं रेटिंग्स के ऊपर ऑब्वियसली क्रिस जेरिको ने तो रिप्लाई करना ही था और उन्होंने ट्वीट लिख के कहा, इट्स ऑल अबाउट द डेमो डैडी #वी विन अगेन। इसके ऊपर आपको जो कमेंट्स करने हैं आप मुझे बता सकते हैं, मेरा कुछ खास ओपिनियन नहीं है। एंड आई नो जेरिको सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग जो हैं उनको उल्टा सीधा लिखें और फिर से जो है वो डायनामाइट के बारे में बातचीत हो सोशल मीडिया पे। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो इस हफ्ते का विदाउट अ डाउट सबसे बड़ा मैच होने वाला है जॉन मॉक्सली अगेंस्ट केनी ओमेगा। विंटर इज कमिंग, AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप इज ऑन द लाइन। और सबके दिमाग में क्वेश्चन है कि क्या जॉन मॉक्सली हारेंगे अपने टाइटल को? तो मॉक्सली अभी AEW वर्ल्ड चैंपियन है, ये सबको पता है, लेकिन शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि वो NJPW में IWGP यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी हैं। और गाइज रेसल किंगडम 15 जो इवेंट आने वाला है जनवरी 4 और 5 को, उसमें जॉन मॉक्सली को अपना टाइटल डिफेंड करना था। लेकिन डेव मेल्जर ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट करा कि जॉन मॉक्सली उस इवेंट के लिए जो है वो शेड्यूल नहीं करे गए हैं, बुक नहीं करे गए हैं। और ये माना जा रहा है कि जो बंदा मेन फैक्टर है, जो डिसीजन लेगा कि मॉक्सली जाएंगे या फिर नहीं जापान अपना टाइटल डिफेंड करने, वो और कोई नहीं बल्कि टोनी खान है। और वो इस समय नेगोशिएट कर रहे हैं कुछ टाइप की डील, कुछ टाइप का रिलेशनशिप जो कि NJPW के साथ हो सके, जो कि मॉक्सली को भी वहां पे जाने देगा। लेकिन गाइस साथ के साथ इस बात को भी रिपोर्ट कराया गया है कि ये सिचुएशन इस चीज पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है कि मॉक्सली AEW चैंपियन होंगे या फिर नहीं। यानी कि अगर वो जाते भी हैं जापान अपना टाइटल डिफेंड करने तो इसका 100% मतलब ये नहीं है कि जॉन मॉक्सली अपना टाइटल हारेंगे इस वेडनेसडे को। और वो तो ऑब्वियसली हमको 2 दिन बाद वैसे ही पता लग जाएगा। अब मेरे हिसाब से गाइस मुझे काफी ज्यादा चांस लग रहा है कि केनी ओमेगा मॉक्सली को हरा सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत समय से कह रहा हूं कि और कोई मेरे हिसाब से सूट नहीं करता उस रोल को, और कोई मेरे हिसाब से उतना बिलीवेबल नहीं लगता मॉक्सली को हराते हुए जितने की केनी ओमेगा है। लेकिन क्या वो इसी मैच में उन्हें हराएंगे या फिर नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो मंडे नाइट रॉ में हमें जेफ हार्डी और एलायस के बीच में गाइस सिम्फनी ऑफ डिस्ट्रक्शन का मैच देखने को मिला था। और बिल्कुल इसके लास्ट स्पॉट में जब जेफ हार्डी स्वॉन्टन बॉम्ब लगाते हैं तो उनकी लैंडिंग बहुत ही बेकार थी, उनका जो सर था लग गया था स्टील स्टेप्स पे। और ये आ रही है न्यूज़ जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि जेफ हार्डी उस स्पॉट के बाद बिल्कुल सही है और उनको कोई इंजरी नहीं हुई। और क्योंकि यहाँ पे जेफ की लैंडिंग बिल्कुल अजीब सी थी तो लोग सोच रहे थे क्या एलायस को भी कोई इंजरी हुई है। तो गाइज अभी तक एलायस के बारे में कोई अपडेट नहीं आई है कहीं भी डर्ट शीट्स पे कि वो इंजर्ड है या फिर नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर जेफ सही है तो एलायस भी सही होंगे। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ साथ साथ ये भी आ रही है कि इनकी फ्यूड की ये ऑफिशियल एंडिंग थी और अब जेफ हार्डी और एलायस अपने सेपरेट वेज पे जाने वाले हैं, जो कि मैंने अपने रॉ रिव्यू में भी कहा था कि ऐसा ही हम देखना चाहेंगे और बिल्कुल शायद वैसा ही WWE कर रही है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो केनी ओमेगा AEW डायनामाइट के विंटर इज कमिंग एपिसोड को प्रमोट कर रहे थे और उनसे पूछा गया कुछ ऐसे सुपरस्टार्स का नाम बताओ जिनसे तुम एक ड्रीम मैच लड़ना चाहते हो लेकिन वो AEW के सुपरस्टार्स नहीं होने चाहिए। और केनी ओमेगा ने यहाँ पे गाइस काफी इंटरेस्टिंग नाम लिए, जिनमें से पहला था AJ स्टाइल्स का नाम।
और ये काफ़ी हद तक समझ आता है क्योंकि उनके साथ उन्होंने काम कर रखा है कुछ पहले भी। और उसके बाद जो उन्होंने नाम लिया गाइस वो था सेथ रॉलिंस का और साथ ही साथ न्यू डे का। अब न्यू डे का नाम डेफिनेटली सरप्राइजिंग है जो केनी ओमेगा ने यहाँ पे बोला गाइस, लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर केनी ओमेगा वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच इस पॉइंट पे हमें रेसलिंग बिजनेस में देखने को मिले या फिर केनी ओमेगा का मैच हमें सेथ रॉलिंस के साथ देखने को मिल जाए तो भाई क्या ही कमाल हो जाएगा। और ऐसे कई सारे ड्रीम मैचेस हैं जो कि हम देखना चाहेंगे जो शायद आने वाले कुछ सालों में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कभी ना कभी तो फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर रॉलिंस वर्सेस ओमेगा और स्टाइल्स वर्सेस ओमेगा में से आपको कोई एक मैच चुनना हो जो आप देख सकते हैं फ्यूचर में, आप कौन सा चुनेंगे? आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में मैंने न्यूज़ दी थी लास्ट टाइम और लोग मुझे कह रहे हैं भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन बिल्कुल सही है, वही चैलेंज कर लेंगे, देख लेना आके तुम ट्रिपल थ्रेट मैच में। और बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। एजे स्टाइल्स इज नाउ द नंबर 1 कंटेंडर और रिपोर्ट और भी ज़्यादा एक्सटेंड होती है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन फिलहाल स्केड्यूल्ड नहीं है टीएलसी में आने के लिए और गाइस जो उनकी इंजरी है वो तब तक नहीं सही हो पाएगी। लेकिन WWE अभी भी उनको इंटरनली एडवर्टाइज कर रही है उस पेपर व्यू के लिए। तो अगर कोई प्लान्स चेंज होते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन वापस आ पाते हैं तो हो सकता है कि वो उस मैच के अंदर डाल दिए जाएं या फिर वो एजे स्टाइल्स को रिप्लेस कर लें, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है और यही होने वाला है प्रॉब्ली अब कि ड्रू मैकिंटायर के फ्यूचर अपोनेंट स्ट्रोमैन रहने वाले हैं ताकि मैकिंटायर एक और पेपर व्यू में शायद जीत सकें। तो गाइज अभी मुझे नहीं लगता कोई भी चांस है मैकिंटायर का टाइटल हारने का और ब्रॉन स्ट्रोमैन की जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो यही है कि वो टीएलसी में नहीं आने वाले। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो AEW ने गाइज रिसेंटली पार्टनर कर लिया है TMZ के साथ। अब अगर आपको नहीं पता तो TMZ यूनाइटेड स्टेट्स की वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ आउटलेट्स है जो कि यूजुअली ब्रेकिंग न्यूज़ देती है और बहुत ज़्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे। और रिसेंटली उनकी वेबसाइट पे देखा जा रहा है कि वो AEW के साथ पार्टनर है और ये डील गाइज इसीलिए पॉसिबल हो पाई है क्योंकि वार्नर मीडिया के साथ AEW का रिलेशनशिप है। जो TNT नेटवर्क है वो वार्नर मीडिया ओन करती है और TMZ भी वार्नर मीडिया ओन करती है। BR लाइव जहाँ पे AEW के इवेंट्स लाइव स्ट्रीम करे जाते हैं वो भी वार्नर मीडिया ओन करती है। तो ये जो पूरा सर्कल है जिसके अंदर AEW बिलोंग करती है उनको काफ़ी बेनिफिट दे रहा है। और TMZ के साथ ये जो नई डील हुई है स्टोरी में इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये उनको काफ़ी ज़्यादा मदद दिलाएगी, नई ऑडियंस उनको मिल सकती है। और अगर एक ऐसी न्यूज़ वेबसाइट पे जहाँ पे मिलियंस लोग आते हैं हर महीने उनको अगर AEW के बारे में भी जानने को मिलेगा तो शायद उनके प्रोडक्ट पे नई आंखें पड़ेंगी, उनको नए लोग मिल सकते हैं जो कि शायद AEW में इंटरेस्ट लें। तो एक अच्छी डील है और देखते हैं कि आखिर इससे कुछ फ़र्क पड़ता भी है या फिर नहीं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो भाई अब ऐसा लग रहा है कि रेट्रीब्यूशन के दिन तो गिनती के रह गए हैं क्योंकि न्यूज़ आ रही है कि शायद ये फैक्शन अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और गाइज मंडे नाइट रॉ पे आपने नोटिस करा होगा कि रेकनिंग को अनमास्क करा गया और अनमास्क होने के बावजूद भी कमेंटेटर्स उनको रेकनिंग बुला रहे थे, मिया यम नहीं बुला रहे थे, जो कि अजीब था। लेकिन अब वो बॉट था या फिर नहीं था वो तो अभी तक नहीं पता लग रहा, लेकिन उस एंगल को देख के और जिस तरीके से अली ने उसके बाद रिएक्ट करा ये माना जा रहा है कि अली अब धीरे धीरे या तो अपने ग्रुप में चेंजेस करेंगे और नए मेंबर्स को ऐड करेंगे या फिर ये ग्रुप धीरे धीरे डिसबैंड हो जाएगा और रेट्रीब्यूशन जो चीज़ बनना चाहती थी, जिसको विंस बनाना चाहते थे, वो प्लान कभी सक्सेसफुली अचीव नहीं हो पाएगा। अब एज अ फैन मैं तो यही चाहूँगा कि भाई हो ये चीज़ सही और इसको फिक्स करा जाए, लेकिन आखिर विंस के दिमाग में क्या है, क्या वो इनको पुश करना भी चाहते हैं या फिर नहीं, वो आने वाले हफ्तों में ही हमको पता लगेगा। और आज की फाइनल स्टोरी में गाइज हम बात करते हैं शेमस की, जिन्होंने काफ़ी क्लियरली ये लुक दे दी कि अब वो एक बेबी फेस हैं। उन्होंने मिज और मॉरिसन के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई करी और वो ड्रू मैकिंटायर के साथ टीम अप कर रहे थे और वो मैकिंटायर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये सब तो हम जानते ही हैं। तो ये पिक्चर क्लियर है कि अभी शेमस जो कि पिछले कुछ महीनों से एज अ हील काम कर रहे थे अब धीरे धीरे बेबी फेस में ट्रांजिशन लेने वाले हैं। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट टर्न कर सकते हैं और रॉयल रंबल तक अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन वापस नहीं आ सकते तो शेमस भी एक बैकअप प्लान बन सकते हैं, मैकिंटायर के अपोनेंट बन सकते हैं फॉर द WWE चैंपियनशिप। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि इसमें आप ज़्यादा ना सोचें, कुछ ज़्यादा स्पेकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत अर्ली रिपोर्ट्स हैं, आज ही रॉ का शो हुआ है और शेमस आगे कैसे बुक करे जाएंगे वो तो हमें अगली रॉ के एपिसोड्स देख के पता लगेगा। तो गाइस ये थी सारी न्यूज़ स्टोरीज आज की वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आई है डेफिनेटली लाइक ड्रॉप करें और अपने ओपिनियन सारी स्टोरीज के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।